हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान से जीव विज्ञान का हम लोग पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चैप्टर पे जाने से पहले हम जान लेते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए, विज्ञान दो शब्दों के योग से बना हुआ है, वि धन ज्ञान। वि मतलब होता है विशेष, वि मतलब होता है विशेष, विशेष, ज्ञान मतलब ज्ञान, विशेष ज्ञान, एक विशेष प्रकार का ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान, सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम से ही विदित है, पता चलता है कि जीव मतलब होता है जीव, जंतु, सजीव, जिसमें जान हो वह क्या कहलाता है? जीव। और उसी जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। आइए देखते हैं, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, जो दो शब्दों से निर्मित है, दो शब्दों के योग से निर्मित है। पहला है बायोस, पहला क्या है? बायोस। दूसरा है लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, मीन्स जीव। लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात अध्ययन करना। जीव से मतलब है सजीव से, अर्थात यदि इसके बेसिस पे अगर हम परिभाषा निकालते हैं तो सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा, इस तरह से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। बायोस और लोगोस ग्रीक लेटर हैं, ग्रीक लेटर हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं बायोस और लोगोस, जिसका बायोस का अर्थ है लाइफ अर्थात जीव, लोगोस का अर्थ है स्टडी अर्थात अध्ययन करना। जीव से मतलब है सजीव, सजीवों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ग्रीक भाषा की बात करते हैं तो ये 15वीं शताब्दी की भाषा है। अगर हम जीव विज्ञान की बात करते हैं इसके नामकरण की, कि सबसे पहले इसका नाम किसने दिया था, तो नाम आता है लैमार्क और ट्रिविरेनस। लैमार्क और ट्रिविरेनस ने इसका नामकरण किया था। नामकरण किया लैमार्क और ट्रिविरेनस ने इसका नामकरण किया है, यानी कि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। अगर हम बात करते हैं जीव विज्ञान के फादर की, फादर ऑफ द बायोलॉजी, तो अरस्तु को माना जाता है। जनक, फादर मीन्स जनक। जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। अरस्तु, इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखा जाता है, अरिस्टोटल। इस प्रकार से समझ सकते हैं जीव विज्ञान को। जीव विज्ञान की अगर हम बात करते हैं क्लास 10th की, पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम, जैव
प्रक्रम। जैव से मतलब है जीवों से, किससे मतलब है? जीवों से, सजीवों से। तो जैव प्रक्रम को अगर हम परिभाषित करेंगे तो लिखेंगे कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होते हैं, उनका अनुरक्षण का काम करते हैं, संरक्षण का काम करते हैं, वह प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम में भाग कौन कौन से लेते हैं प्रक्रियाएं, क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं? तो वह प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है? तो आप लोग सुने हैं पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, जनन आदि क्रियाएं जैव प्रक्रम है, जीवों की प्रक्रियाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हमारा बनता है इस चैप्टर में पोषण। क्या बनता है? पोषण। तो ये देखते हैं पोषण। पोषण जो है, न्यूट्रिशन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, भोजन करने की ज़रूरत होती है। एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए तो भोजन चाहिए, बिना भोजन के एनर्जी नहीं मिलेंगे। तो जो पोषण की क्रिया है, यह पोषण की क्रिया विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। पोषण जो शरीर में है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। जितने भी प्रकार के भोजन करते हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, मनुष्य हों या पेड़ पौधे हों, उन सबको भोजन की आवश्यकता है। यानी पृथ्वी पर जीवों को अगर बांटा जाएगा तो एक पेड़ पौधे और एक जीव जंतु कर लेंगे हम। तो जीव जंतुओं को भी भोजन की आवश्यकता होती है, तो पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, इस पोषण को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जीवों द्वारा जो खाद्य पदार्थ लिया जाता है, जीवों द्वारा खाद्य पदार्थ लिया जाता है, उसी खाद्य पदार्थ से उनके पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देने की क्रिया, यानी पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो हम इस तरह इसको परिभाषित कर सकते हैं न्यूट्रिशन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जीवों द्वारा, सजीवों द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ या सजीवों द्वारा किया गया भोज्य पदार्थ से उनके विशिष्ट अवयव जो होते हैं, या कहेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज आदि को प्राप्त करने की क्रिया भोज्य पदार्थों से क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो विभिन्न पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाता है। पोषण आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अगर उचित मात्रा में आहार नहीं होगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? कुपोषित हो जाएगा। बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है। तो जब पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने लगेगा तो वो बच्चा क्या होगा? स्वस्थ होगा, हष्ट पुष्ट अंगों वाला होगा। तो पोषण युक्त भोजन, पोषण में जो भोजन होता है वो उचित भोजन अनिवार्य होता है। जैसा विटामिन उपयुक्त मात्रा में मिलना चाहिए, खनिज मिलना चाहिए, शरीर को वसा मिलनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, मतलब सभी जितने भी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक हैं, वो सभी विभिन्न प्रकार के भोजन से, दूध, दही जितना खा सकते हैं, गुड़ आदि, दाल चावल, रोटी सब्जी, सभी से कुछ न कुछ, किसी से प्रोटीन, किसी से कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते ही रहते हैं। वही पोषण की क्रिया जो है संपन्न होती है भोज्य पदार्थों से। अगर इस पोषण को हम डिवाइड करते हैं तो यह 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं पोषण को। कितने भागों में? 2 भागों में। तो आइए देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण के
प्रकार। तो पोषण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण या स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरे को बोलते हैं परपोषण, परपोषण। देखिए यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, स्व का अर्थ होता है स्वयं में, स्व का अर्थ क्या होता है? स्वयं में, अर्थात अपने आप में। तो स्व का मतलब ही होता है अपना, स्व मतलब होता है अपना। तो उसी प्रकार से पर माने होता है दूसरा, पर मतलब क्या होता है? दूसरा। देखिए स्व मतलब होता है अपना, स्वयं में। तो पोषण की वह प्रक्रिया जो स्वयं में परिपूर्ण होती है, स्वतः परिपूर्ण हो जाती है, वह कहलाती है स्वपोषण। वह क्या कहलाती है? स्वपोषण। जैसे अगर व्यक्ति क्या करे, खुद ही जो है कमाने लगे, अपने दम पे सेटल हो जाता है, नौकरी पा जाता है, खाने पीने लगता है, कमाने लगता है, तो स्वपोषी हो जाता है। उससे पहले जब बच्चा रहता है, जब स्टूडेंट रहता है, पढ़ाई लाइफ में होता है, तो वो क्या करता है? निर्भर किस पे रहता है? अपने गार्जियन पे निर्भर रहता है। तो अपने गार्जियन पे निर्भर रहता है तो वो परपोषी होता है। पर मीन्स दूसरे, तो दूसरे पे जो जिसका पोषण दूसरे पे निर्भर हो वो क्या कहलाएगा? परपोषी। और जो अपने आप पे निर्भर हो, स्वपोषी। तो स्वपोषी जो होता है, स्वपोषण की क्रिया मुख्य रूप से माना जाता है हरे पौधे में होता है। किसमें होता है? हरे पौधे में। हरे पौधे। आप लोग 6th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात उसमें जो पोषण की क्रिया होती है स्वपोषण होती है। तो हरे पौधे, हरे पादप जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इनके भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं स्वपोषी को, फिर हम आगे बढ़ते हैं परपोषी पे। तो सबसे पहले हम स्वपोषण को समझने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जानना अनिवार्य है। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह हरे पादप में संपन्न होती है। तो उसकी पूरी प्रक्रिया को हम इस तरह समझ लेंगे, इस फिगर के माध्यम से। एक छोटा सा मैं पौधा बना रहा हूँ। ये देखेंगे एक छोटा सा पौधा है। इसमें एक दो पत्ती और बना देते हैं। इसे हम समझते हैं, इस पौधे से हम समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है। यहाँ पे हम बनाते हैं सूर्य जी को। सूरज महाराज के बिना कोई कार्य संभव नहीं है, तो सूर्य देवता अनिवार्य हैं।
चंद्रमा भी अनिवार्य हैं, लेकिन वो अपने जगह पे हैं, ये अपने जगह पे हैं। तो सूर्य देवता जो है उग जाते हैं पूरब से और क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं। क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं। वायुमंडल है, वायुमंडल से हमें प्राप्त हो जाता है CO2 हमें नहीं प्राप्त होता है, पौधों को प्राप्त हो जाता है CO2। जल से मिल गया, जड़ से मिल गया H2O, जल। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया वायुमंडल से, जड़ से मिल गया H2O मिल गया इनको, और H2O जाइलम द्वारा पूरे इसके पार्ट्स में पहुंच जाता है, पूरे भाग में, पत्ती से लेकर तना तक, शाखा तक जाइलम होता है पौधों में, जो जल का संवहन करता है। किसका संवहन करता है? जल का। आपसे पूछा जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि जल का संवहन कौन करता है, जल को कौन ढोता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कौन पहुंचाता है पेड़ पौधों में जल को? तो वह पहुंचाता है जाइलम। जाइलम होता है इसमें, वह जल का संवहन करता है। आप इस तरह याद कर सकते हैं, जाइलम से जल, फ्लोएम से फल। फ्लोएम भी होता है, याद रखिएगा, फ्लोएम जो होता है वह खनिज जो लवण होते हैं, जो खनिज होते हैं उनका संवहन करता है, और यानी कि भोजन प्रदान करता है। कौन? फ्लोएम। किसको? पेड़ पौधों को भोजन प्रदान करता है फ्लोएम, और जाइलम जो है जल प्रदान करता है, पहुंचाता है प्रत्येक भाग तक पौधे के। बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, आपने पढ़ा होगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तो है ही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो गई, और इस पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल आपने पढ़ा होगा, नीचे क्लास में बताया जाता है कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल पत्ती को हरा करता है। यह पत्तियों में पाया जाता है विशेष करके, और इधर से सूर्य का प्रकाश। तो इस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं प्रकाश संश्लेषण को कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और H2O अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, अर्थात भोजन का निर्माण करते हैं अपने। तो वह भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो आइए इसका एक समीकरण हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं एक समीकरण प्रकाश संश्लेषण का। 6 हम ले लेते हैं CO2, 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमने ले लिया, और 12 लिया H2O, 12 लिया H2O जल, और इससे जो है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और देखेंगे सूर्य के प्रकाश के बाद से देखेंगे तो क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब संयोग करता है, अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल,
तो बनाता क्या है, C6H12O6, C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ये इसका भोजन तैयार हो गया। इस भोजन बनाने की प्रक्रिया में आप देखेंगे तो 6H2O को यह क्या करता है, मुक्त करता है, यानी कि कुछ जल का यह उत्सर्जन कर देता है, कुछ जल को यह अपने से बाहर निकालता है और कुछ O2 को भी बाहर निकाल देता है, ऑक्सीजन को भी क्या करता है, मुक्त कर देता है। तो ऑक्सीजन को मुक्त करता है, 6 यहाँ पे बना देते हैं 6O2, तो संतुलित हो जाएगा। समीकरण भी देखते हैं यहाँ पे संतुलित है कि नहीं है। आइए इसको जांच कर लेते हैं, अगर ना संतुलित हो तो संतुलित कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 यहाँ पे जो है तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखते हैं कि जो एरो लगा है, एरो मार्क, इस एरो मार्क से बाईं तरफ कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन हैं, उतना ही जो है दाईं तरफ भी होनी चाहिए। तो माना जाता है कि यह समीकरण क्या है, बैलेंस है, संतुलित है। अगर नहीं होगा तो संतुलित नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कार्बन कितने हैं, तो 6 कार्बन इधर हैं, इधर कितने कार्बन हैं, 6, 6C है, तो 6 कार्बन है इधर। इधर आइए, बाएं तरफ 6 कार्बन है, ठीक, तो इधर भी उतना ही कार्बन होने चाहिए। इधर देखिए C कितने हैं, C6 है, यानी कि 6 कार्बन इधर भी हैं। चलिए हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो जो H है, H कितना इधर है, H 2 है और इधर 12, तो 12 दूनी 24, 24 इधर हैं, तो 24 इधर भी होनी चाहिए, 12 इधर देखिए, और 6 दूनी 12, 12 12 24, यानी कि 2 तो संतुलित हो गया। तीसरे को जांच कर लेते हैं। वो देखिए इधर कितना है, 12 का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 12 तो है ही, और इधर भी है 6 दूनी 12, 12 12 24, ये भी 24 इधर है। और इधर देखिए 6 और 6, 6 6 12 और 12 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। चलिए, तो कुल मिला के हमने देखा कि सभी जो है तत्वों के अणु जो है, परमाणु जो है वो क्या है, समान है, अर्थात ये बैलेंस है, समीकरण संतुलित है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए तथा उसे संबंधित रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो आपको क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कर देना है कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और O2 तथा जल को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस प्रकार से परिभाषित करके आप क्या करेंगे, यह जो है समीकरण नीचे लिख देंगे। हमने पढ़ा है कि O2 मुक्त होता है, तो O2 मुक्त होता कहाँ से है, तो अब देखेंगे एक पत्ती मैं यहाँ बना रहा हूँ। बड़ा सा बना रहे हैं, थोड़ा दिखिएगा। ये जो पत्ती है इसमें पाया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, रंध्र छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र छिद्र। बहुत सारे इसमें रंध्र छिद्र होते हैं, रंध्र छिद्र होते हैं। चलिए, ये रंध्र छिद्र हैं जिसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। ऐसा तो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा जूम जब करेंगे, माइक्रोस्कोप में बहुत बड़ा करेंगे, तब ये दिखाई देगा। क्या है इसका नाम, रंध्र छिद्र। क्या कहते हैं इसको, रंध्र छिद्र। इससे सुंदर इसका इंग्लिश नाम होता है
क्या बोलते हैं उसको? स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा जो है प्रत्येक पत्तियों में पाए जाते हैं और यही जो है इसी की सहायता से यह क्या करता है? O2 को मुक्त करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। ऑक्सीजन बाहर निकल गया और इसी रंध्र छिद्र की सहायता से यह CO2 को ग्रहण भी करता है, CO2 को ग्रहण भी करता है, लेता भी है। और जल का भी उत्सर्जन अगर होता है, यदि जल की भी हानि होती है तो इसी के द्वारा होती है। जल की हानि भी होती है इसी के माध्यम से। जल की हानि अर्थात H2O को बाहर निकालता है। H2O क्या करता है? बाहर निकलता है। तो भी किसकी सहायता से? इसी रंध्र छिद्र से। कहने का मतलब यह है कि पौधे अपना श्वसन की संपूर्ण क्रियाएं स्टोमेटा से ही संपन्न करते हैं। श्वसन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं स्टोमेटा से करते हैं। जल की हानि को ही हम क्या कहते हैं? जल की हानि को, जो पर्याप्त मात्रा में जो जल की इससे हानि होता है, इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी वाष्प का उत्सर्जन करता है। इसको संधि विच्छेद करिए, देखिए क्या होता है। वाष्प मतलब वही जल जो वाष्प बन जाता है, निकल जाता है बाहर से, तो वाष्प का उत्सर्जन करता है। वाष्प का उत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन करता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ा जाएगा तो उसमें आएगा, इसको डिटेल्स में पढ़ा जाएगा, इसको परिभाषित किया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं बस केवल इतना ही कि स्टोमेटा जो है क्या करता है? O2 को बाहर करता है और CO2 को ग्रहण करता है और जल को भी बाहर करता है, अर्थात जल की भी हानि इसी के द्वारा होती है, रंध्र छिद्र के द्वारा होती है। आइए थोड़ा एक अलग फिगर बना करके रंध्र छिद्र को समझ लेते हैं। रंध्र छिद्र को अगर एक अलग से अगर हम फिगर बनाते हैं बड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा। कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ये जो डॉट हैं इसको हम लोग हरित लवक कहते हैं। जो हरे हरे रंग के डॉट मिलेंगे पत्तियों में, ये पत्ती है, चलिए ये जो पत्ती है इसमें हरे रंग के जो डॉट मिल रहे हैं इसे हम लोग हरित लवक कहते हैं। हरित लवक, इंग्लिश में इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जब इसी के बीच में दिखेंगे आप तो द्वार कोशिकाएं इसकी होती हैं। क्या होती हैं? द्वार कोशिकाएं। और ये जो छिद्र है, इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र छिद्र। इसको बोलते हैं रंध्र छिद्र। गैसों का विनिमय होता है रंध्र छिद्र से, गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान कह सकते हैं, गैसों का विनिमय कह सकते हैं, लेना देना, विनिमय या आदान प्रदान, लेन देन। कुछ देते हैं तो लेते भी हैं, ऑक्सीजन देते हैं, CO2 लेते हैं। तो ये क्रिया रंध्र छिद्र के द्वारा संपन्न होती है। यदि इसी रंध्र छिद्र में जो हरित लवक हैं, क्या है? हरित लवक। इसी हरित लवक को यदि और बड़ा कर दिया जाए, बहुत बड़ा जूम कर दिया जाए, तो
ये हरित लवक का आकृति कुछ ऐसा प्राप्त होगा, बड़ा सा। जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे आप, ये हरित लवक हैं। ये क्या है? हरित लवक। ये जो हरित लवक है, दो झिल्लियों से घिरा होता है। ये हरे रंग के होते हैं और यह जो पत्ती है, पत्ती की कोशिकाओं में या अन्य उसके कोशिकांगों में पाए जाते हैं। हरे रंग के होते हैं हरित लवक, इसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये देखेंगे यहाँ पे दो स्तर का झिल्ली है, ये द्विस्तरीय झिल्ली है। इसी द्विस्तरीय झिल्ली में से घिरा होता है। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, इसी द्रव को हम कहते हैं स्ट्रोमा। और जो झिल्लियों के मध्य में एक प्रकोष्ठ होते हैं, छोटे छोटे से घर बनाते हैं, घर बने होते हैं, छोटा छोटा प्रकोष्ठ, मतलब घर समझ लीजिए। इसमें होता है ग्रेना की अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं। एक है हेल अभिक्रिया या कहेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया, और एक है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जो हेल अभिक्रिया है यह ग्रेना में संपन्न होती है। ग्रेना में हेल अभिक्रिया, हेल रिएक्शन, हेल रिएक्शन। हेल जो रिएक्शन है यह ग्रेना में संपन्न होती है। ग्रेना। इसको प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। और दूसरी जो अभिक्रिया है स्ट्रोमा। अच्छा, इसका हेल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका सर्वप्रथम जो है अध्ययन रॉबर्ट हिल ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हिल ने। इसलिए इसका नाम पड़ गया हेल अभिक्रिया। और यह जो है पर्डहरीम की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से यह अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है। दूसरी बात करते हैं स्ट्रोमा की। दूसरी अभिक्रिया है अप्रकाशिक अभिक्रिया, कह सकते हैं उसको। अप्रकाशिक अभिक्रिया मीन्स डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन है वह स्ट्रोमा में संपन्न होती है। स्ट्रोमा। ये ब्लैकमैन महोदय, सबसे पहले अध्ययन ब्लैकमैन ने किया था। ब्लैकमैन ने सबसे पहले अध्ययन किया था स्ट्रोमा का, इसलिए इसका नाम डार्क रिएक्शन पड़ गया। इसके अध्ययन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं या केल्विन चक्र भी कहा जाता है। एक दो चीज़ और आपको जानना था कि जो पौधे होते हैं वह अपने भोजन को संचित करते हैं दूसरे समय के लिए, ऐसे समय के लिए जब वो भोजन न बना पाए। तो उस भोजन को कहाँ संचित करते हैं पौधे? मंड में। मनुष्य जो है अपने भोजन, मनुष्य का भोजन जो प्राप्त होता है एनर्जी, ऊर्जा, वह एनर्जी जैसे ग्लाइकोजन में संचित होता है। कहाँ पे? ग्लाइकोजन। तो उसी प्रकार से पौधे भी अपने भोजन को विपत्ति काल के लिए, आपत्ति काल के लिए मंड में संचित रखते हैं। जब वो भोजन नहीं बना पाते हैं तो ऐसे समय में इसी एनर्जी से उनका काम चल जाता है। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन आपका बनता है कि पौधे अपने अतिरिक्त जो ऊर्जा एनर्जी है उसको कहाँ संचित रखते हैं? तो अतिरिक्त एनर्जी को मंड में संचित रखते हैं पौधे, और जो मनुष्य है वह ग्लाइकोजन में संचित रखते हैं।
इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह किस रंग में सबसे अधिक, किस रंग में सबसे कम या नहीं के बराबर होती है। सबसे पहले आता है लाल रंग। लाल रंग के तरंगदैर्ध्य में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तीव्रता से होती है लाल रंग में, और नीले में इससे कम, और सबसे कम अगर बात करते हैं तो हरे रंग में होता है। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।